रब करें हम। अब देखो ये कैसे कैस्केड मैनर में कैसे कैलकुलेशन होता है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट इज कोएगुलेशन कैस्केड। और इसमें कैसे होगा कैस्केड या कैसे कोएगुलेशन अचीव होगा वो देखेंगे हम लोग। इसके लिए आपको एक गेम थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए गेम का। जैसे क्रिकेट देखते हैं आप लोग या फुटबॉल। तो फुटबॉल अगर गेम देखें हम लोग तो फुटबॉल में एक फॉरवर्ड प्लेयर होता है। हर एक टीम में एक दो फॉरवर्ड प्लेयर होते हैं जो ज़्यादा गोल करते हैं, ठीक है ना। तो फुटबॉल के गेम में और वो जो प्लेयर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ज़्यादातर टीमों में वो 10 नंबर की 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं। जो उनका जर्सी नंबर होता है खेलते वक्त दैट इज 10। पहले खेलते थे ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर थे तो 10 नंबर की जर्सी से माराडोना अर्जेंटीना का जो अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए हुए तो वो भी 10 नंबर की जर्सी पहनते थे। तो इस तरह से या क्रिकेट में तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर कितना नंबर 10 है तो उनको भी 10 नंबर की जर्सी अलॉटेड थी। उसके बाद किसी को 10 नंबर की जर्सी नहीं दी जाती क्रिकेट में। इंडियन टीम में 10 नंबर की वही पहनते थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है फुटबॉल का गेम या क्रिकेट से तेंदुलकर से कि जो मेन प्लेयर है दैट इज व्हाट 10। क्लियर। तो यहाँ पे 10 नंबर लिख दो। अब इसी प्लेयर को सारे प्लेयर क्या करेंगे सपोर्ट करेंगे। अगर फुटबॉल का गेम है तो ये जाकर गोल करेगा। मतलब इसी खिलाड़ी के चारों तरफ सारे प्लेयर होंगे। क्लियर। अब ये 10 नंबर का इस तरह से याद रखना आपको। तो याद रहेगा 10 नंबर यानी की प्लेयर है। तेंदुलकर अगर याद रहता है उससे, नहीं तो कोई भी आप अगर फुटबॉल देखना पसंद करते हो आप तो उससे 10 नंबर याद रखना है। क्लियर। अब देखो यहां पे एक 3 नंबर का खिलाड़ी प्रेजेंट है। क्लियर। 3 नंबर का ये कैसे याद रखोगे। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है दैट इज फैक्टर नंबर 3 वो कोएगुलेशन को इनिशिएट करता है। हमेशा याद रखना है कि वो क्या करता है कोएगुलेशन को इनिशिएट करता है। क्लियर। शुरू वही करेगा। तो 3 यहां पे लिख दोगे। क्लियर। 3 में कितना हम ऐड करें कितना जोड़े कि 10 हो जाए 7। तो चलो 7 लिख दिया यहाँ पे याद रहेगा। तो इधर लिखना है 3 and 7 यानी 3 नंबर वाला प्लेयर यहाँ पे है और 7 नंबर वाला प्लेयर यहाँ पे है। क्लियर। अब इस साइड आते हैं। इस साइड टोटल क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने हैं 13। तो यहां हमें 12 से याद रखना है यानी यहाँ पे 12 नंबर की जर्सी वाला खिलाड़ी है। 12 के बाद क्या आएगा बोलो 11। उसके बाद तो 10 तो यहां लिख दिया तो क्या लिखेंगे 9। उसके बाद 8। क्लियर। तो याद रहेगा इधर 12 से शुरू करना है। 12 11 9 8 और 10 तो पहले सेंटर पे आपको लिख ही लेना है। पहले 10 लिखना है और इधर 3 और 7 और इधर 12 11 9 8 इतना याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे 10 का हाफ कितना होता है 5। क्लियर। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आए तो 2 और फिर 5 2 जा 10 और 10 को फिर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 आए 1। गुड। तो 5 2 1 मतलब इधर आपको वो प्लेयर खड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 होता है। 5 2 जा 10 5 2 जा 10 10 1 जा फिर 10 और इधर 3 + 7 10 और इधर 12 से 12 11 9 8 ऐसे लिखना है।
कितना याद रहेगा? इधर कैसे याद रख सकते हो कि 3 याद रखना है हमें। 3 जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3 है वो इनिशिएट करता है कोगुलेशन को हमेशा, जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू फैक्टर। तो 3 और उसके बाद 7 जोड़ोगे तभी 10 आएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये गेम याद रहेगा आपको। तो सबसे पहले 10 नंबर की जर्सी वाला खिलाड़ी को रखना है यहाँ पे, उसके बाद 3 नंबर 7 नंबर, तो हो गए 10। इधर ऐसे प्लेयर को रखना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 आता हो, और यहाँ पे शुरू करना है 12 से। 12 नंबर 11 नंबर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है उन खिलाड़ियों को। 12 नंबर 11 नंबर 9 नंबर 8 नंबर, 7 बात इधर लिख दिया है, 6 है ही नहीं, 5 यानी एक 4 रहता है, 4 बचता है 13। 13 वाले को एक अशुभ नंबर है तो इधर रखो साइड में इसको। ओके, तो इट इज नॉट लकी, तो 13 को इधर रखो। यहाँ पे हो गया 13 नंबर वाला खिलाड़ी यहाँ पे रहेगा। अब सिर्फ एक 4 नंबर वाला बच रहा है आपको, वो बीच में कभी कभी आता रहेगा, दैट इज कैल्शियम। क्लियर? तो ये जो गेम है इस तरह से याद रखना है। सेंटर पे 10 नंबर यही गोल करने वाला है, और उसके बाद ये सारा कुछ आपको याद रखना है। याद हो जाएगा, आसान है, 1-2 बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, यानी अब इस गेम का क्या मतलब है, ये वाला जो प्लेयर है 3, 7, ये सारे अब क्लॉटिंग फैक्टर्स है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है। अब ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जितने भी नंबर है, रोमन में हमने नहीं लिखे, एक्चुअली हमें रोमन में लिखना था, लेकिन वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है याद करने में, तो इस तरह से इजीली आप याद इसको कर सकते हो। उसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ पाथवे है, ठीक है ना, जिसमें 3 और 7 वाला है, मतलब सबका टारगेट जो प्लेयर था 10 था, वैसे ही सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स का टारगेट होता है कि 10 नंबर को एक्टिवेट कर दो, 10A बनाना है किसी तरह से, किसको? 10 को। अब क्या है, ये जो पाथवे है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब मैं बताऊंगा क्यों इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। मतलब ब्लड कोगुलेशन में 3 पाथवे होते हैं, एक है एक्सट्रिंसिक, ये है इंट्रिंसिक। मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे तो पैथोलॉजी में पूछते हैं, इसको पूरा लिखना होता है, ठीक है ना। अभी ये हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, क्योंकि हमारे में भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ पाता। क्लियर? नहीं तो एमबीबीएस सेकेंड ईयर में ये सिलेबस में है, और कैसे पूछते हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे का फैक्टर कौन है, इंट्रिंसिक पाथवे का फैक्टर कौन है, कॉमन पाथवे का फैक्टर कौन कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आता है वहां पे। या पूरा 5 या 10 नंबर में पूरा आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है ये कोगुलेशन कैस्केड। क्लियर? लेकिन ये हमारे सिलेबस के बाहर है, हमें याद नहीं करना, मैं बताऊंगा कहाँ याद करना है। तो हमें जो सबसे पहले आते ही बोर्ड पे लिखा था, फाइब्रिन क्या है, फिर क्लॉट क्या है, उसका कलर कैसा है, और जब क्लॉट फॉर्मेशन होगा तो उस समय क्या चीजें हमें सोचनी है। तो एक प्लेटलेट एडेशन होगा, और जिससे कि प्लेटलेट प्लग बन जाता है, और दूसरा फाइब्रिन का फॉर्मेशन हमें करवाना है। अब कैसे करवाना है उस पर सोचना है, और वहीं से हेल्प हो जाएगी आपको, एनसीईआरटी वाला याद हो जाएगा। या अगर ये इजी है ये भी आप याद कर सकते हो, लेकिन ये नीट में नहीं आता है, आज तक नहीं आया, ना आएगा, ये हमारे सिलेबस की बाहर की चीज है। अब देखो इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये जो पूरा पाथवे है ये है इंट्रिंसिक, समझ में आ रहा है। यानी अगर वाई शेप इस तरह का स्ट्रक्चर बना है तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक, ये हो गया, सॉरी इधर एक्सट्रिंसिक है, ये हो गया एक्सट्रिंसिक, ये हो गया इंट्रिंसिक, और ये हो गया कॉमन, यानी ये है कॉमन पाथवे। मतलब इधर से ये आएंगे फैक्टर्स, इधर से ये फैक्टर, और फाइनली इस तरह से कोगुलेशन अचीव किया जाएगा। तो ये जो है दैट इज कॉमन पाथवे। तो ये है कॉमन पाथवे, जिसमें 5 to 1 आ रहा है, मतलब 10, 5 to 1 सारे कॉमन पाथवे में आ रहे हैं। अब इनको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्यों बोला ये समझना है। देखो अब देखो, पहले आते हैं इंट्रिंसिक पे। अब इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि जो अब क्लॉटिंग जहां पे कट लगा तो वहां पे क्या हुआ, एक तो ब्लड वेसल डैमेज हुआ था, और दूसरा टिश्यू की इंजरी हुई थी। यहाँ पे कट लगा तो टिश्यू ऊपर से डैमेज हुआ, और अंदर में क्या है, ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल भी क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो ब्लड वेसल जब डैमेज हुआ, और जो ब्लड वेसल के कारण जो कोगुलेशन कराया जाएगा वो होगा इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू। क्लियर? मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम किसका है, ब्लड वेसल्स, हार्ट यही से पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उसका अपना मामला है, किसका, ब्लड का, ब्लड वेसल्स का ही, दैट्स व्हाई इट इज इंट्रिंसिक।
जो टिश्यू है वो इस सिस्टम से बाहर का है कि नहीं, तो टिश्यू क्या हो गया, एक्सटेंसिव, ऐसे याद रखना है। तो ऐसे कोरिलेट करना है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनका अपना ये है, उनको भी कराते हैं और टिश्यू भी कराता है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और ब्लड वाला जो है वो कंपोनेंट अंदर में है उसके, वो देखेंगे, इसीलिए उसको क्या बोला, इंट्रिंसिक। ब्लड वेसल्स के बाहर जो टिश्यू है वो जब कुछ करा रहा है कोगुलेशन में हेल्प, दैट इज एक्सटेंसिव। तो इंट्रिंसिक पाथवे में याद रखना है, देखो आप, ये है ब्लड वेसल, क्लियर, ये हम लोगों ने ब्लड वेसल ड्रॉ किया, ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे कट लगा, ये ब्लड अपना फ्लो कर रहा है, ब्लड यहाँ फ्लो कर रहा है, इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट है। अब यहाँ पे कट लगा, अब ब्लड बाहर आना शुरू, ठीक है, ब्लड बाहर आना शुरू हो गया, यानी ये है एंडोथेलियल सेल्स, ये फ्लैट सेल्स होते हैं और यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, और इन्हीं को हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है एंडोथेलियम। तो इनको बोल सकते हैं हम एंडोथेलियल सेल्स। तो ये सारे हैं एंडोथेलियल सेल्स, ये इधर भी सारे। तो इसमें डैमेज हो गया ये, और यहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है, यानी ब्लीडिंग हो रही। अब क्या हुआ, जैसे ही ब्लीडिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेटलेट्स तो मूव करते ही हैं ब्लड में। अब क्या है, उन प्लेटलेट्स को पता चल जाएगा, कुछ डैमेज भी हो जाएंगे कट होते हुए, उस समय डैमेज भी हो जाएंगे। तो अब क्या करता है, ये प्लेटलेट यहाँ पे मूव कर रहा था, ये प्लेटलेट सपोज इस तरह दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं, तो मान लो इस तरह का प्लेटलेट है, इस तरह के प्लेटलेट से सारे थे, ठीक है, दीज आर प्लेटलेट्स। अब इनको कुछ डैमेज भी हो गए, और प्लस ये जब मूव कर रहे थे इनको पता चल गया कि अच्छा, और ये पता कैसे चलता है कि जब ये कोलेजन के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब ब्लड वेसल में आपने पढ़ा है सबसे बाहर वाली जो लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना है, तो वहां पे कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना, तो वो फाइबरस लेयर है। तो वहां पे जैसे ही कट लगा, यानी वो भी डैमेज हुआ, बाहर वाला लेयर भी, और कोलेजन जैसे ही ब्लड में आ गया, यानी अब प्लेटलेट को पता चल जाता है कि हाँ क्या हुआ है, कुछ ना कुछ इंजरी हुई है। अब ये प्लेटलेट आकर यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू करेंगे इस साइट पे, ठीक है, लेकिन ये उनका नंबर इतना नहीं हो पाता कि उससे ब्लीडिंग को रोका जा सके। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ से प्लेटलेट्स रिलीज करना शुरू करते हैं, प्लेटलेट्स रिलीज करना शुरू करते हैं, जो उनको प्लेटलेट फैक्टर भी बोलते हैं, थ्रोम्बेक्सेन A2 रिलीज करना शुरू करते हैं, और ये ब्लड में जाकर सारे प्लेटलेट्स को सिग्नल देता है कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है भाई, चलो सारे के सारे। अब जितने भी सारे प्लेटलेट्स थे ये आना शुरू हो गए। जैसे ही थ्रोम्बेक्सेन A2 रिलीज होता है ब्लड में, ये क्या करेगा, और ये प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं इसको। जैसे ही ये ब्लड में रिलीज हुआ, इसने सारे प्लेटलेट्स को जाके बताना शुरू किया कि वहां पे कट लगे, हमें जाके उसको ब्लीडिंग को रोकना है। अब ये सारे प्लेटलेट्स यहाँ पे आएंगे और एडहेयर करने लगेंगे, दैट इज प्लेटलेट एडहेशन। और जब बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स आ जाते हैं तो वो बनाते हैं प्लेटलेट प्लग। तो प्लेटलेट एडहेशन के बाद प्लेटलेट प्लग बनना शुरू हो गया। अब कैसे रिलीज करेगा शुरू, देखो, जैसे ही प्लेटलेट्स या तो डैमेज हुए, जैसे ही प्लेटलेट्स डैमेज हो जाते हैं या वो कांटेक्ट में आने लगते हैं किसके, कोलेजन के, तब ये रिलीज होना शुरू होता है। व्हेन प्लेटलेट्स कम इन कांटेक्ट विद कोलेजन, तो ये रिलीज होना शुरू हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, इस थ्रोम्बोएक्सिन ने सिग्नल दिया, सेंड सिग्नल टू प्लेटलेट्स, सिग्नल टू अदर प्लेटलेट्स, क्लियर, और प्लेटलेट्स पहुंच के बना यहाँ पे प्लेटलेट एडहेशन होने लगा। प्लेटलेट एडहेशन मतलब आके सारे एक दूसरे से चिपकने लग गए, और प्लेटलेट एडहेशन होने से दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। अब यहाँ पे प्लेटलेट प्लग बनना शुरू हो गया। लेकिन क्या होगा, इससे ही काम नहीं चलेगा, अभी भी ब्लीडिंग हो ही रही है, ठीक है ना। प्लेटलेट प्लग बनने के बाद भी
पहले से ये रोकते हैं, लेकिन अभी भी ब्लीडिंग होती रहती है। अब क्या करें, तो जैसे ही कोलेजन कांटेक्ट में आया था, उसके कारण क्या होता है, ये 12 वाला फैक्टर 12A में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये क्यों एक्टिवेट होगा, जब कोलेजन कम इन कांटेक्ट, कोलेजन कम इन कांटेक्ट विथ ब्लड, तो ब्लड में आने से एक तो प्लेटलेट को भी एक सिग्नल मिल गया कि कुछ ना कुछ इंजरी हुई है, उसके कारण प्लेटलेट रिलीज कर देते हैं थ्रोम्बेक्सिन A2। पहले कुछ प्लेटलेट आए रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। अब क्या होता है, सारे उस एरिया के जितना भी ब्लड है वहां पे ये थ्रोम्बेक्सिन जाएगा और सिग्नल देगा, सारे प्लेटलेट्स यहाँ पे आके साइट ऑफ इंजरी पे आएंगे और एक दूसरे से ग्लू करने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, और एक इसी को प्लेटलेट एडहेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लेटलेट एडहेशन, जब बहुत सारे प्लेटलेट्स आ जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, एक प्लेटलेट प्लग बन जाएगा। लेकिन ये प्लेटलेट प्लग सफिशिएंट नहीं है क्लॉटिंग को रोकने के लिए। क्लियर? तो क्या होगा, अब जो कोलेजन कांटेक्ट में आए थे प्लेटलेट के भी और ब्लड के, तो ब्लड में ही ये प्रेजेंट है 12 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर। अब इसने लगा अच्छा कुछ प्रॉब्लम है, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा 12A में। जैसे ही एक्टिवेट होगा ये 11A पे एक्ट करेगा और 11A को बना देगा 11A। क्लियर? अब जो 11A है ये क्या करता है, 9A पे एक्ट करता है और इसको बना देगा 9A। यहाँ पे कैल्शियम भी काम करता है, ये सुन याद रखना है आपको। तो कैल्शियम भी यहाँ पे आएगा, यानी 9 को 9A में कन्वर्ट करने में कैल्शियम और 11A दोनों का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। अब 9A क्या करेगा, 9A 8 के साथ मिलके क्या करता है, 9A 8A को एक्टिवेट भी करता है, प्लस 9A और 8A दोनों मिलकर एक्टिवेट करते हैं किसको, 10 को, और ये 10 बन जाएगा 10A। देख रहे हो, यानी एक फैक्टर दूसरे को, दूसरे तीसरे को इस तरह से एक्टिवेट करता हुआ चला आ रहा है, इसी को बोलते हैं कैस्केड मैकेनिज्म। क्लियर? तो इस तरह से, और प्लस इनका नंबर भी, जैसे मान लो यहाँ पे एक था, एक मतलब 5 थे, तो अब हो सकता है 10-15 बढ़ जाए 11A, इसके बाद 9A जो हुआ वो 20-25 बढ़ जाएगा, उसके बाद 10A और ज्यादा ब्लड में आ जाएंगे, मतलब ज्यादा फैक्टर्स को एक्टिवेट करते रहते हैं। अब ये 10A हो गया, यानी जो मेन इनका काम था इसका इंट्रिंसिक पाथवे का, कि 10A को यानी 10 को एक्टिवेट कर देना, उसको 10A में कन्वर्ट कर देना। अब ये 10A बन गया है। क्लियर? इसका काम हो गया। अब यहां था, अब क्या हुआ, ये तो इंट्रिंसिक हुआ, यानी ये ब्लड का अपना मामला था, ब्लड में जो प्लेटलेट्स थे और जो फैक्टर थे उन्होंने ऐसे किया। अब टिश्यू भी डैमेज है तो भी कुछ करेगा भाई, क्योंकि उसको भी प्रॉब्लम है। तो जो डैमेज टिश्यू है या इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू रिलीज या ऐसे लिख सकते हो, टिश्यू तो रिलीज होता ही है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इंजर्ड टिश्यू एक्टिवेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज तो हो ही रहा है और ये एक्टिवेट हो गया, तो इंजर्ड टिश्यू से 3A बन गया 3A, ठीक है, 3A रहेगा। अब ये 3A एक्टिवेट कर देता है 7 को, 7 बन जाएगा 7A, और 3A प्लस 7A दोनों मिलके एक्टिवेट कर देते हैं 10 को, यानी ये बन गया 10A। तो इंजर्ड टिश्यू एक्टिवेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो एक्टिवेट हुआ दैट इज सेम, थर्ड ही थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ये 3A बन गया, 3 बन गया 3A, 3A एक्टिवेट कर दिया 7 को, 7 बन गया 7A, और दोनों टिश्यू फैक्टर जिसको बोलते हैं टिश्यू फैक्टर इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू फैक्टर इज थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस 7th नंबर 7, ये दोनों मिलके एक्टिवेट करेंगे किसको, 10A को। इस तरह से याद रखना है। अब 10A एक्टिवेट हो गया। क्लियर? अब 10A एक्टिवेट करता है 5 को, ये बन गया 5A। क्लियर? यहां तक हो गया 5A।
अब यहां से आपको एनसीईआरटी वाला याद रखना है। तो एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो हमारा मतलब जो टारगेट था वो क्या था, फाइब्रिन का फॉर्मेशन कराना। फाइब्रिन कहां से बनेगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है सेकंड पे कौन सा फैक्टर था, बोलो सेकंड, प्रोथ्रोम्बिन। तो सेकंड के सामने लिख सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन, यहां पे लिख दिया हमने प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर। अब प्रोथ्रोम्बिन पे एनसीईआरटी क्या लिखती है, एक नाम लिखती है थ्रोम्बोकाइनेज। ये पढ़ना आप एनसीईआरटी में, थ्रोम्बोकाइनेज। पहले एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स, कॉमा थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज इज ए कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के जो कंपोनेंट हैं, मतलब जो थ्रोम्बोकाइनेज है इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब अकेला नहीं है, इसके साथ और भी कुछ कंपोनेंट है। कौन कौन है, तो 10A, 5A, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं, किसके, थ्रोम्बोकाइनेज के। यानी 10A और 5A बन गया था, यही कंपोनेंट है किसका, थ्रोम्बोकाइनेज का। 2-3 चीजें और होती है जो हमें याद नहीं रखनी। इसी थ्रोम्बोकाइनेज को आप प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोल सकते हो, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज भी हम बोल सकते हैं, या कुछ जगह पे इसी को थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली थ्रोम्बोप्लास्टिन वहां पे काम आता है, दैट इज फैक्टर नंबर 3, वो इनिशिएट करेगा, वहीं पे इनिशिएट कर देता है, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। तो कुछ जगह पे आपको थ्रोम्बोकाइनेज को ही थ्रोम्बोप्लास्टिन लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उससे कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज ही लिखना ज्यादा सही है। अब प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट किया थ्रोम्बोकाइनेज, ये एनसीईआरटी लिख रही है। प्रोथ्रोम्बिनेज भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज। जैसे डाइजेशन में भी हमने पढ़ा था सुक्रोज पे सुक्रेज, माल्टोज पे माल्टेज, वैसे ही प्रोथ्रोम्बिन पे प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। और ये कॉम्प्लेक्स पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसके कंपोनेंट होते हैं 10A एंड 5A। अब प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो किसमें, थ्रोम्बिन में। यहां से एनसीईआरटी है, यहां से एनसीईआरटी है, क्लियर। तो यहां से एनसीईआरटी है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, और उसके बाद बोलो अब फर्स्ट नंबर क्या है। लेकिन अगर एक कोगुलेशन याद रखते हो आप कैस्केड, तो ये भी आपको याद रहेगा, 2 पे लिख देना है प्रोथ्रोम्बिन, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, थ्रोम्बिन में, और फर्स्ट नंबर पे क्या है, फाइब्रिनोजन। तो ये लिखो फाइब्रिनोजन, ये होता है सॉल्युबल, ठीक है ना, ये एक प्रोटीन है जो सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। यानी कि जब भी क्लॉट बनेगा तो फाइब्रिनोजन इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो जाएगा, तो क्लॉट बनेगा ही नहीं। तो फाइब्रिनोजन के ऊपर कौन एक्ट करेगा, यही थ्रोम्बिन, क्लियर। तो यही थ्रोम्बिन यहाँ पे आएगा और इस पे एक्ट करता है, और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, फाइब्रिन, क्लियर। यानी फाइब्रिन अब बन गया। अब जो फाइब्रिन बनता है वो इनसॉल्युबल होता है, ये पॉलीमर है, बहुत सारे थ्रेड का बना होगा ये। और ये जो फाइब्रिन है, अब उसके ऊपर देखो ये 13 नंबर था, 13 नंबर का क्या नाम है, क्या नाम होता है 13 का, स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये इस क्लॉट को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, फाइब्रिन को स्टेबलाइज कर देगा। यानी क्लॉट बना, फिर आपने उसको ऐसे ऐसे कर दिया, उसको छेड़ा, फिर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है बिल्कुल वो हार्ड बन जाता है। तो जब वो हार्ड बन गया, यानी 13 नंबर ने उसको स्टेबलाइज कर दिया उस क्लॉट को। यानी पहले फिब्रिन बनेगा, इट इज इनसॉल्युबल पार्ट, और जो 13 है दैट इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है, स्टेबलाइज द क्लॉट। बस इस तरह से क्लॉटिंग हो गया। तो यहां से आपको इस तरह से आप याद रख सकते हो।
जो आपको भूलना है आप भूल सकते हो, यहाँ से लेकिन नहीं भूलना है, ठीक है ना, यहाँ से नहीं भूलना है, ये जरूर याद रखना है, क्लियर। और सारा चीज मोह माया है वो अभी नहीं आएगा, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तब आएगा, लेकिन इस तरह से होता है सारा कुछ। तो अगर आपको याद रहता है तो सही, लेकिन ये नहीं कि याद करने के चक्कर में सब पाथवे ये सब याद है, और जो एनसीईआरटी वाला हम थ्रोम्बोकाइनेज ही भूल गए, फाइब्रिन ही क्या है वही भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। क्लॉट क्या है ये नहीं भूल सकते, तो यहां से ये सब नहीं भूल सकते, क्लियर। चलिए ओके, नेक्स्ट कल शुरू करते हैं फिर से कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड।